तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गुलाम कादिर के बारे में। तो आखिर गुलाम कादिर कब है, समय क्या है, किस काल में है। और ऐसे जनरली आप इसका नाम नहीं सुने होंगे क्योंकि इतिहास में अभी गुलाम कादिर से कोई प्रश्न नहीं आते हैं। लेकिन इतिहास जब चलता है और कोई किरदार जब उसमें बहुत अच्छी तरीके से उस किरदार को पिरोया जाता है तो एक माला की तरह वो बन जाता है। यानी कि उसमें से एक मोती अगर निकला तो पूरा इतिहास को आप समझने में दिक्कत होती है। तो ये सिर्फ समझ विकसित करने के लिए यहाँ हम गुलाम कादिर को पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है गुलाम कादिर, कब है? तो गुलाम कादिर जो है वो मुगल वंश के दौरान है, ठीक है, और एक रोहिल्ला सरदार है। और इसने एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की आंखें फोड़ी हैं। पूरी कहानी एक बार पहले हम जानते हैं और उसके बाद इसके बारे में एक एक लाइन को हम समझते चले जाएंगे। पूरी कहानी ये है कि शाह आलम जो द्वितीय हैं, ये राजा बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं शाह आलम द्वितीय राजा बनते हैं और उसके बाद शाह आलम द्वितीय के सामने कई चुनौतियां आती हैं। उस समय भारतीय परिवेश में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। कारण क्योंकि जो शासन सत्ता है वो दो लोगों के बीच बट रही है। एक मराठे जो अपने आप को बहुत तेजी से शक्तिशाली कर रहे हैं और दूसरे जो हैं वो अंग्रेज जो अपने आप को काफ़ी तेजी से शक्तिशाली करने में लगे हुए हैं। जब ये राजा बनते हैं उसके बाद 1757 का, इनके नहीं, गुलाम कादिर का नहीं, ये हम शाह आलम द्वितीय की बात कर रहे हैं। जब शाह आलम द्वितीय राजा बनते हैं तब उनके समय में एक युद्ध होता है, जो युद्ध है 1757 का। उनके समय से पहले ही हो जाता है, थोड़ा सा ही पहले उसके समय से हो जाता है। 1757 का युद्ध होता है। 1757 का युद्ध को हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में अपना वर्चस्व यानी अपना पैर जमा लिया था, पैर रख लिया था। उसके बाद 1761 का एक युद्ध होता है। ये युद्ध भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो बड़ा निर्णायक युद्ध है। यूँ कहें तो इसे नाम तो इसे दिया जाता है पानीपत का तृतीय युद्ध। लेकिन इस युद्ध ने भारतीय परिवेश को या भारतीय परिमंडल को लगभग बदल कर रख दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में और पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। जो पहला पानीपत का युद्ध है इसमें जो बाबर है वो आक्रमण करता है। ये बाबर का 5वां भारत पर आक्रमण था। बाबर आक्रमण करता है और उस समय भी अफगान शासक जो है वो भारत पर राज कर रहा होता है। ध्यान रखिएगा, ये गुलाम कादिर जो है ये भी एक अफगान है। और उस समय सल्तनत काल का दौर है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1294 के बाद से भारत में 1294 नहीं, 1192-93 के बाद से भारत में सल्तनत काल का दौर चला और जो कि 1526 में पानीपत के युद्ध के साथ समाप्त हुआ। यानी कि उस समय भी जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है तो एक अफगान राज्य, सल्तनत काल में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। उसमें से जो सबसे आखिरी राजवंश था जिसे कि हम लोदी वंश के नाम से जानते हैं और जिसका संस्थापक बहलोल लोदी था, जिसने कि सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा समय तक राज्य करने का रिकॉर्ड बनाया था। और उसी का जो वंशज है वो है इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ये इब्राहिम लोदी का बाबर से युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी पहला व्यक्ति बन जाता है जो कि रणभूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ या मारा गया था। ठीक, तो इस प्रकार से 1526 में सल्तनत काल समाप्त होता है, या यूं कहें कि अफगान काल समाप्त होता है और भारत पर तुर्कों का शासन स्थापित हो जाता है, यानी मुगलों का शासन स्थापित हो जाता है। ठीक, और 1526 से लेकर के 1540 तक लगभग एक सुचारू रूप से चलता है। लेकिन 1540 में बाबर के बेटे हुमायूं को हरा करके फिर से शेरशाह सूरी नामक एक अफगान भारत में अफगान शासन की नींव डाल देता है, जो कि लगभग फिर से 1556 तक चलता है। ठीक, 1556 यानी कि अब आप देख रहे हैं 2 अफगान शासन चल गए। जब एक बाबर आक्रमण किया तब भारत में अफगान शासन था, वो अफगान शासन चला यानी लोदी वंश चला। और जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया चौसा और कन्नौज के युद्धों में, उसके बाद से भारत में फिर से अफगान शासन ही चला था। ठीक, तो उसके बाद भारत में फिर अफगान का काल नहीं आया, यानी उसके बाद मुगल वंश लगातार चला और मुगल वंश उन्नति की तरफ बढ़ा। हुमायूं के बाद फिर उसका पुत्र आया
अकबर, अकबर के बाद फिर जहांगीर उसका पुत्र, जहांगीर के बाद फिर शाहजहां उसका पुत्र, शाहजहां के बाद फिर औरंगजेब आया, औरंगजेब के बाद फिर लगातार फिर एक क्रम चलता रहा जिसमें बहादुर शाह आया, बहुत सारे लोग आते गए और एक मुगल क्रम को लगातार अच्छे से चलाते गए। तो इस बीच में यानी कि देखा जाए तो 1556 के बाद यहाँ भारत में अफगान वंश नहीं है। हाँ, अफगानों का एक सेनापति ने जरूर दिल्ली पर आधिपत्य जमाया था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, लेकिन वो कोई अफगान नहीं था, वो एक हिंदू शासक था। तो उसको लोग अफगान को जोड़कर देखते हैं, लेकिन वो अफगान नहीं है, वो एक हिंदू शासक था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसने जब हुमायूं की मृत्यु होती है सीढ़ियों से गिर करके, या यूँ कहें कि हुमायूं की जब मृत्यु होती है 56 में, और उसका बेटा अकबर उस समय पंजाब के काला नौर में है, तब दिल्ली आगरा पर आक्रमण कर देता है हेमचंद्र विक्रमादित्य। और वो एक अफगान सेनापति ही है, लेकिन वो एक्चुअल में एक हिंदू है। तो चलिए, उस शेर शाह सूरी के बाद अगर दिल्ली पर किसी अफगान ने कब्जा जमाया था तो उसे कहते हैं गुलाम कादिर। इसलिए भी गुलाम कादिर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिल्ली पर आखिरी अफगान शासन भी था। और अगर देखा जाए गुलाम कादिर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो गुलाम कादिर एक वजह से और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय जो एक मुगल सम्राट है उसको अंधा कर देता है। जी हाँ, मुगल सम्राट को क्या कर देता है, अंधा कर देता है, और बहुत सारे शाही परिवारों पर अत्याचार करता है। उस अत्याचार से दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे तो लोग मर जाते हैं, और जो बचते हैं बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन इसका खामियाजा गुलाम कादिर को चुकाना पड़ता है जब महादजी शिंदे इसकी कभी आंखें, कभी नाक, कभी कान, कभी ऊपरी होठ, कभी निचले होठ, कभी हाथ, कभी पैर काट काट कर और शाह आलम द्वितीय को भेजते जाते। तो इसका खामियाजा गुलाम कादिर को कहीं ना कहीं चुकाना पड़ा। तो आइए इस चीज को हम विस्तार से जानते हैं कि आखिर गुलाम कादिर कौन था, गुलाम कादिर के मन में आखिर शाह आलम द्वितीय के प्रति इतना ज्यादा द्वेष क्यों भरा था। कहा जाता है कि जब रोहिल्ला ने विद्रोह किया शाह आलम द्वितीय के लिए, कई बार लगातार विद्रोहों के बाद एक संयुक्त सेना भेजी गई शाह आलम द्वितीय के तरफ से, और जाकर जो रोहिल्लाओं को हरा देती है। रोहिल्ला सरदार नापिता खान जो इनके पिता हैं जाबिता खान, गुलाम कादिर के पिता हैं जाबिता खान, और जाबिता खान क्या करते हैं, भाग जाते हैं। जाबिता खान तो भाग जाते हैं, लेकिन जाबिता खान के जो पुत्र हैं जिनका नाम गुलाम कादिर है, गुलाम कादिर पकड़ लिए जाते हैं, उन्हें दिल्ली लाया जाता है। कहा जाता है कि गुलाम कादिर को शाह आलम द्वितीय कैटामाइट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और गुलाम कादिर काफ़ी खूबसूरत है, तो इसकी खूबसूरती से वहाँ की जो हरम की महिलाएं हैं इससे संबंध स्थापित करना चाहती हैं, करती हैं। इसके चलते गुलाम कादिर को नपुंसक बना दिया जाता है। ये भ्रांतियां भी हो सकती हैं, किंवदंतियां भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का नहीं मानना है, तो जैसा आपको सही लगे आप समझते हैं। आइए गुलाम कादिर को हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। गुलाम कादिर के जो पिता हैं वो हैं जाबिता खान। कौन है, जाबिता खान, जो एक रोहिल्ला सरदार हैं। इनके दादाजी हैं नजीब-उद-दौला, जो एक तरह से देखा जाए तो इनके यानी कि रोहिल्लों की कभी भी मुगलों से दुश्मनी या बैर जैसी कोई स्थिति नहीं रही है। हाँ, हमने एक बात आपको बताई है कि जब भी शासन सत्ता में एक पक्ष कमजोर होता है तो दूसरा पक्ष स्वतः से ही मजबूत होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से कि दक्षिण में जब राजवंश थे जो कमजोर होने लगे तो मराठा स्वतः से ही मजबूत होना शुरू हो गए। तो आइए इस पे आते हैं। गुलाम कादिर की जो मृत्यु हुई थी वो 3 मार्च 1789 को हुई है, और दिल्ली पर जो कब्जा हुआ है, यानी गुलाम कादिर का जो दिल्ली पर कब्जा हुआ है वो 18 जुलाई 1788 से लेकर के 2 अक्टूबर 1788 तक चला। यानी दिल्ली पर जब उन्होंने कब्जा किया था तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी लगभग 4 महीने तक या 3 महीने कुछ दिनों तक इनका शासन सत्ता दिल्ली में स्थापित रही। ठीक, अब बात आ जाती है कि आखिर सिर्फ 3 महीने तक ही इनकी शासन सत्ता क्यों स्थापित रही। तो 3 महीने तक इसलिए स्थापित रही क्योंकि जो बादशाह हैं ये बादशाह संरक्षण में हैं, किसके, मराठों के, महादजी शिंदे के संरक्षण में हैं ये बादशाह, और इनको मराठों द्वारा ही राजा बनाया गया है।
आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि 1764 में जब युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, तो बक्सर के युद्ध के बाद हेक्टर मुनरो ने इनको एक तरह से अवध में ही रहने का फरमान जारी कर दिया कि अवध में ही आप रहेंगे। ठीक, तो ये अवध में ही रह रहे होते हैं, लेकिन फिर जब 10 साल बाद जो मराठे हैं अपनी शक्ति को पुनर्जीवित करते हैं और फिर से अपनी खोई हुई शक्ति पाते हैं, तब इनको ला करके दिल्ली का बादशाह मराठे बना देते हैं। ठीक है, तो 1764 से लेकर के 71 तक जो शाह आलम द्वितीय हैं, इन्हें अवध में ही रहने का फरमान है, तो ये अवध में ही रह रहे हैं। तो मराठों ने यानी महादजी शिंदे जो मराठों के सरदार हैं, ये ले जाकर इनको दिल्ली का बादशाह बनाते हैं। तो दिल्ली के बादशाह बनने के बाद ये मराठों के कठपुतली सरदार है, बस पूरा दारोमदार जो है मराठों के ऊपर है, ये बस कहने के लिए बादशाह है। तो इस कहने वाले बादशाह यानी कठपुतली बादशाह को हटा देता है कौन? गुलाम कादिर। तो अब आप सब सोच रहे होंगे गुलाम कादिर जब हटाएगा तो ठीक है, बादशाह तो हट गया, लेकिन ये चुनौती सीधे किसे थी? मराठों की को थी, क्योंकि मराठों ने शाह आलम द्वितीय को राजा बनाया है। तो अब सीधे मराठा सरदार जो हैं महादजी शिंदे, वो अपनी फौज लेकर के दिल्ली पर क्या कर देते हैं, इस 3 महीने बाद आक्रमण कर देते हैं और फिर से गुलाम कादिर को हरा दिया जाता है, उन्हें बंदी बनाकर पकड़ लिया जाता है। तो आइए फिर से इसको पूरी तरह से जानते हैं। तो दिल्ली पर जो इनका कब्जा रहा 18 जुलाई 1788 से 2 अक्टूबर 1788 तक था। यह दिल्ली पर आखिरी अफगान कब्जा था। हमने आपको बताया था कि दिल्ली पर जो अफगानों का कब्जा था वो लोदियों का था। ठीक है, कब? सल्तनत काल में लोदियों का था। बहलोल लोदी हमने बताया संस्थापक था और आखिरी शासक इब्राहिम लोदी था। बहलोल लोदी पूरे सल्तनत काल का सबसे अधिक शासन करने वाला व्यक्ति था। और जैसा कि आप जानते हैं कि गुलाम वंश का सबसे अधिक शासन करने वाला व्यक्ति गुलाम वंश कह रहे हैं, मुगल वंश का सबसे अधिक शासन करने वाला व्यक्ति जो है वो अकबर था। तो आप हमें जरूर से बताएंगे कि मुगल वंश का सबसे कम समय तक शासन करने वाला व्यक्ति कौन था, ये आप हमें बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाबिता खान ने 31 अक्टूबर 1770 को अपने पिता नजीब-उद-दौला की मृत्यु के बाद अफगान रोहिल्ला की एक शाखा का नेतृत्व संभाला। हमने आपको बताया था कि इनके पिता कौन है? जाबिता खान। और जाबिता खान की जब मृत्यु हो जाती है यानी 1770 को, ठीक है, 1770 को जाबिता खान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद रोहिल्ला सरदार कौन बन जाता है? तो गुलाम कादिर बन जाते हैं रोहिल्ला सरदार। ठीक है, 19 दिसंबर 1770 को शाह आलम द्वितीय द्वारा उन्हें मीर बख्शी के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1770 में किसको नियुक्त किया गया था मीर बख्शी के रूप में? गुलाम कादिर को मीर बख्शी के तौर पर क्या कर दिया जाता है? नियुक्त कर दिया जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं मुगलिया सल्तनत का एक बेहतरीन पद उन्हें क्या कर दिया जाता है? दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बादशाह हैं वो शाह आलम द्वितीय, वो हम एक पुत्र के तौर पे मानते हैं, गुलाम कादिर को अपने पुत्र के तौर पे मानते हैं। भले बाकी जो रिश्ते उनके और उनके बीच रहे हों, लेकिन उन्हें एक पुत्र की तरह मानते हैं, सबके सामने उन्हें अपना पुत्र कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि उन्हें मीर बख्शी के रूप में क्या कर देते हैं? नियुक्त किया गया था। जाबिता खान के नेतृत्व में रोहिल्लाओं के कई विद्रोह के बाद बादशाह शाह आलम द्वितीय ने मराठा नेता महादजी शिंदे के नेतृत्व में उनके खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया। जाबिता खान के नेतृत्व में रोहिल्लाओं के कई विद्रोह के बाद शाह आलम द्वितीय ने मराठा नेता महादजी शिंदे के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान शुरू किया। यानी कि आप देख रहे हैं कि जाबिता खान उदंड हो गए हैं और जाबिता खान जो है वो बार बार विद्रोह कर रहे हैं शाह आलम द्वितीय के खिलाफ, बार बार विद्रोह कर रहे हैं। अब एक बार विद्रोह है तो सही है, लेकिन बार बार विद्रोह सही नहीं होता है। अब बार बार विद्रोह कर रहे हैं तो इसके चलते शाह आलम द्वितीय ने महादजी शिंदे के नेतृत्व में एक सेना, एक मुगलिया सेना भेजी जाती है। ठीक है, अब उनके खिलाफ, जाबिता खान के खिलाफ एक सेना भेजी जाती है जो रोहिल्ला सरदार हैं। तो रोहिल्लाओं के बार बार विद्रोह के खिलाफ जो उनके नेता जाबिता खान है उनके खिलाफ एक सेना भेजी जाती है शाह आलम द्वितीय द्वारा, जिस सेना का नेतृत्व कौन करते हैं? महादजी शिंदे करते हैं। ठीक, इस अभियान के दौरान 8 से 10 साल की उम्र के गुलाम कादिर को 14 सितंबर 1777 को गौसरगढ़, शामली, उत्तर प्रदेश में जाबिता खान के परिवार के सदस्य के रूप में पकड़ लिया गया, जबकि उनके पिता भागने में सफल रहे। अब आप देखिए, फिर से इस बात को समझिए कि जाबिता खान जो है एक रोहिल्ला सरदार हैं, ठीक है, और वो बार बार विद्रोह करते हैं शाह आलम द्वितीय के खिलाफ। शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर किसने बैठाया है? तो मराठाओं ने बैठाया है, मराठा सरदार महादजी शिंदे ने बैठाया है। अब बार बार जब ये विद्रोह करते हैं तो शाह आलम द्वितीय को एक शाही सेना भेजनी पड़ती है
किसके खिलाफ? जाबिता खान के खिलाफ। ठीक है, रोहिल्ला सरदार जाबिता खान के खिलाफ शाह आलम द्वितीय को एक सेना भेजनी पड़ती है। ठीक, अब जब शाह आलम द्वितीय की सेना आती है महादजी शिंदे के नेतृत्व में, महादजी शिंदे कौन है? मराठा है। ये क्यों साथ दे रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ही शाह आलम द्वितीय को राजा बनाया है। शाह आलम द्वितीय मात्र एक कठपुतली राजा है। ठीक है, तो उनके सेनापति के तौर पर के एक सेना आती है शाह आलम द्वितीय की, जो लड़ती है किससे? जाबिता खान से। जाबिता खान जब हारने लगते हैं तो जाबिता खान भाग जाते हैं, लेकिन उनके पुत्र जो हैं गुलाम कादिर, ये पकड़ लिए जाते हैं। ठीक है, ये 8 से 10 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, तो ये क्या कर लिया जाता है? पकड़ लिया जाता है। और भी बहुत सारे परिवार के सदस्य क्या कर लिए जाते हैं? उसमें पकड़ लिए जाते हैं। इन लोगों को पकड़ करके दिल्ली लाया जाता है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई? सितंबर 1800 गौसरगढ़ शामिली उत्तर प्रदेश में जाबिता खान परिवार के सदस्य रूप में पकड़ लिया गया, जबकि उनके पिता भागने में क्या रहे? सफल रहे। अगला पॉइंट है, पकड़े जाने के बाद गुलाम कादिर को दिल्ली लाया गया। ठीक, पकड़े जाने के बाद गुलाम कादिर को कहाँ लाया जाता है? दिल्ली लाया जाता है। शाह आलम द्वितीय ने गुलाम कादिर को अपना बेटा कहा। सार्वजनिक तौर पर शाह आलम द्वितीय गुलाम कादिर को क्या कहते हैं? अपना बेटा कहते हैं, चूंकि बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत खूबसूरत बच्चा है, तो उसे अपना बेटा कहते हैं। और उसे रोशन उद्दौला की उपाधि दी, और उसे उपाधि देते हैं रोशन उद्दौला की। अब जैसे कि जब भी कोई बड़ा कार्य किया जाता है किसी के द्वारा, तब उसे कोई उपाधि दी जाती है, लेकिन यहाँ पर शाह आलम द्वितीय काफी उससे पर मोहित है, इसलिए उसे रोशन उद्दौला की क्या दे देते हैं? उपाधि दे देते हैं। ठीक, यह भी कहा जाता है कि गुलाम कादिर को कैद के दौरान नपुंसक बना दिया गया था। जैसा कि कई इतिहासकार मानते हैं कि गुलाम कादिर को क्या बना दिया गया था? नपुंसक बना के दिया गया था। जब वो किसी दूसरी स्त्री के साथ लिप्त थे, तब उन्हें क्या बना दिया गया? नपुंसक बना दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, लेकिन विलियम डेलेम्पल द्वारा इस बात को नहीं माना जाता। जो विलियम डेलेम्पल है, एक इतिहासकार है, वो कहते हैं नहीं, ये बातें गलत हैं, पूरी तरह से उन्हें किसी प्रकार का कोई नपुंसक नहीं बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही महल में गुलाम कादिर के खिलाफ नाराजगी बढ़ी, शाह आलम द्वितीय ने उनके पिता के पास भेज दिया। अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। जो जाबिता खान है, ये फिर से इनके संरक्षण में है, यानी फिर से मुगलों के साथ इनकी अच्छी मित्रता फिर से हो गई है। और धीरे धीरे गुलाम कादिर जो हैं, जिनका वर्चस्व लगभग कहाँ होने लगा है? मुगलिया दरबार में होने लगा है। कुछ लोग इनके धुर विरोधी होने लगे हैं। तब अब जब रिश्ते फिर से पुराने जैसे हो गए हैं रोहिल्लाओं के साथ, तब इनको क्या किया गया? यानी गुलाम कादिर को क्या किया गया? इनके पिता के पास क्या कर दिया गया? भेज दिया गया, यानी जाबिता खान के पास भेज दिया गया गुलाम कादिर को, जब रिश्ते क्या हो गए? फिर से नॉर्मल हो गए थे। लेकिन ये काफी लंबा समय था, ध्यान दीजिएगा, ये जो समय था रिश्ते नॉर्मल होने में, इनको भेजने में, ये काफी समय लंबा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भेज दिया गया, फिर शाही पक्ष हासिल कर लिया था, भेज दिया गया। 21 जनवरी 1785 को अपने पिता की मृत्यु के बाद गुलाम कादिर खुद अपने पिता का उत्तराधिकारी बन जाते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 21 जनवरी 1785 को इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी जाबिता खान की मृत्यु हो जाती है। 21 जनवरी 1785 को जाबिता खान की मृत्यु हो जाती है। और जब जाबिता खान की मृत्यु हो जाती है, तब उनके उत्तराधिकारी के तौर पे उनका पुत्र गुलाम कादिर क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। स्वाभाविक बात है, पिता की मृत्यु के बाद जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र है वो राजा बन जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, खासतौर पे तो अफगानों में ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई किसी की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राजा बनेगा, ऐसा अफगानों में एकदम विचार नहीं है। अफगानों में बहुत साफ रूल है कि मृत्यु के बाद सारे पुत्रों में समान अधिकार के तौर पे सब चीजें बांट दी जाएंगी। यहाँ तक कि राजा और मंत्रियों में भी अफगानों में कोई अंतर नहीं है। आप जब देखेंगे इतिहास को उठा करके, तो आपको पता चलेगा कि जो बहलोल लोदी है, वो अपने मंत्रियों के साथ नीचे ही बैठा करता था, यानी दरबार से जो कुर्सियां थी वो हटवा दी गई थी, और सारे लोग मंत्रियों के साथ, और राजा स्वयं नीचे बैठा करता था। तो अफगानों में बड़ी समानता वाला भाव है, उसमें राजा मंत्री ऊंच नीच का बहुत कम भेदभाव किया गया है। तो और ये भी वैसे हिंदुओं में भी कहीं पर ये उल्लेखित नहीं है कि पिता की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा कहीं उल्लेखित नहीं है। हाँ, बस ये मान लिया गया है कि अच्छा ठीक है, पिता मर गए तो किसी बड़े पुत्र को राजा बना दिए, लेकिन कहीं अगर बात करें कि कहीं लिखी है बात किसी ग्रंथ में, तो ऐसा संभव नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह भी कहा जाता है गुलाम कादिर को कैद के दौरान नपुंसक बना दिया गया था, लेकिन विलियम डेलेम्पल ने इस बात को मानने से इनकार करते हैं। जैसे ही महल में गुलाम कादिर के खिलाफ नाराजगी बढ़ी, शाह आलम द्वितीय ने उसके पिता के पास उसे भेज दिया। ठीक, 21 जनवरी 1785 को अपने पिता की मृत्यु के बाद, 21 जनवरी 1785 में
मृत्यु हो जाती है जाबिता खान की, और उसके बाद उनके बेटे जो गुलाम कादिर हैं उन्हें राजा बना दिया जाता है, यानी वो उत्तराधिकारी बन जाते हैं, सरदार बन जाते हैं वो 18 जुलाई 1788 को। अब देखिए 1785 को राजा बनते हैं गुलाम कादिर, और 18 जुलाई 1788 को गुलाम कादिर और इस्माइल बेग ने लाल किले पर यानी दिल्ली पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। मात्र 85 से 88 सरदार बनते ही 3 सालों के अंदर ही वो दिल्ली पर का कब्जा कर लेते हैं। इतना ज्यादा कहीं न कहीं ग्लानि भरी हुई है, इतना ज्यादा कहीं न कहीं द्वेष भरा हुआ है शाह आलम द्वितीय के प्रति गुलाम कादिर के मन में, कि उन्हें रहा नहीं गया और 3 साल के अंदर ही वो क्या करते हैं, दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, 18 जुलाई 1788 गुलाम कादिर और उनके इस्माइल बेग ने शहर और लाल किले पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। गुलाम कादिर का दिल्ली पर यह कब्जा 18 जुलाई 1788 से 2 अक्टूबर 1788 तक चला, जो भारत जो आज तक दिल्ली पर आखिरी अफगान कब्जा था। ठीक है, ये आखिरी अफगान का कब्जा है, इसके बाद कोई भी अफगान कब्जा दिल्ली पर नहीं होता है। हमने बताया कि इससे पहले जो अफगान कब्जा था वो शेर शाह सूरी का था, मुगल वंश के दौरान ही, यानी कि हुमायूं के बाद और अकबर के पहले सूरवंश चला, वो अफगान था। और उससे पहले जो चला था 1526 से पहले जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय पानीपत का पहला युद्ध लोदियों से ही लड़ना पड़ा था, और जो लोदी थे वो अफगान थे। ठीक है, आगे बढ़ते। 30 जुलाई 1788 को शाह आलम द्वितीय को अपदस्थ कर दिया गया, यानी उन्हें राजा के पद से हटा दिया गया। कब हटाया गया, तो 30 जुलाई 1788 को शाह आलम द्वितीय को राजा के पद से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। शाह आलम द्वितीय को अपदस्थ कर दिया गया और मुगल राजकुमार बीदर बख्श को शासक बना दिया गया। ठीक है, बीदर बख्श कब तक राजा रहे, तो 31 जुलाई 1788 से 11 अक्टूबर 1788 को बीदर बख्श राजा रहे। ये भी एक मुगलों के बादशाह ही हैं, तो इन्हें गुलाम कादिर ने राजा बनाया और फिर से उन्हें हटा दिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 28 सितंबर 1788 को मराठा सेना महादजी शिंदे के नेतृत्व में, अब जब दिल्ली पर कब्जा हो गया है किसका, गुलाम कादिर का, तो गुलाम कादिर के कब्जे के बाद ये खबर जब शिंदे को, महादजी शिंदे को पहुंचती है, तो शिंदे बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि ये जो मुगलिया सल्तनत चल रही है ये मराठों की बदौलत चल रही है। तो बहुत घबरा जाते हैं कि नहीं भाई, ये तो सीधे मराठों पर आक्रमण है, ये गुलाम कादिर जैसा व्यक्ति कौन आ गया जो कि मराठों पर आक्रमण कर दिया, अप्रत्यक्ष तौर पर मराठों पर आक्रमण कर दिया। तो तुरंत वहां से सेना चल देती है और ये दिल्ली पर आक्रमण हो जाता है। तो 30 जुलाई 1788 को शाह आलम द्वितीय को अपदस्थ कर दिया गया और मुगल राजकुमार बीदर बख्श को शासक बना दिया गया। 28 सितंबर 1788 को मराठा सेना महादजी शिंदे के नेतृत्व में पुरानी दिल्ली पर कब्जा करने में कामयाब रही। इस युद्ध में मराठों का साथ बेगम शमरू और इस्माइल बेग ने दिया था। ये दो नाम याद रखिएगा, इन्हें आगे वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेगम शमरू और इस्माइल बेग जो है इसमें साथ देते हैं किसका, मराठाओं का। बेगम शमरू और इस्माइल बेग जो है वो साथ देते हैं कब, मराठाओं का। कब, 28 सितंबर 1788 को। आगे बढ़ते हैं। 16 अक्टूबर 1788 को अंधे शाह आलम द्वितीय को मुगल सम्राट के रूप में बहाल कर दिया गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि फिर से क्या कर दिया गया है, शाह आलम द्वितीय को फिर से राजा बना दिया गया। शाह आलम द्वितीय को राजा के पद से हटा दिया गया था, किसके द्वारा, गुलाम कादिर के द्वारा। क्यों, उन्हें अंधा बना दिया गया था। कब, 88 में ही, 1788 में उन्हें अंधा बना दिया गया है। लेकिन फिर से महादजी शिंदे जब दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और शाह आलम द्वितीय को फिर से राजा बना देते हैं। उस समय शाह आलम द्वितीय अब देखिए राजा है। अब आप सोचिए एक अंधा व्यक्ति भी राज्य काज संभाल ले रहा है। क्यों, क्योंकि उसे कुछ करना ही नहीं है, उसे कुछ नहीं करना है। सारा कार्य जो कर रहे हैं वो मराठे कर रहे हैं, सारा नियंत्रण मराठों के हाथ में है। बाद में सारा नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में रहेगा, और इससे पहले भी सारा नियंत्रण मराठों के ही हाथ में था लगभग। ठीक है, और हमेशा अब्दाली के नियंत्रण में था कहीं ना कहीं। 61 के बाद अब्दाली का नियंत्रण समाप्त होता है, फिर अंग्रेजों का नियंत्रण आता है। अंग्रेजों के नियंत्रण के बाद फिर मराठों के नियंत्रण में आएंगे, फिर मराठों के नियंत्रण के बाद फिर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाएगा। तो शाह आलम द्वितीय कभी भी अपने मन से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 16 अक्टूबर 1788 को अंधे शाह आलम द्वितीय को मुगल सम्राट के रूप में बहाल किया गया। 17 अक्टूबर 1788 को उनके नाम का खुतबा पढ़ा गया। ठीक है, कि ये फिर से सम्राट बन गए हैं और इनके नाम का क्या किया गया, खुतबा पढ़ा गया। उनका औपचारिक राज्याभिषेक 7 फरवरी 1789 को हुआ। अब देख रहे हैं उनका औपचारिक जो राज्याभिषेक हो रहा है कब, 7 फरवरी 1789 को हुआ। हमने कई क्लासों में बताया था कि ऐसे बादशाहों का नाम बताइए जिनका कि 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ऐसे बादशाहों का नाम जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। गुलाम कादिर कुछ समय तक मराठा हिरासत में रहे, ठीक है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अब गुलाम कादिर को बंदी बना लिया गया है, महादजी शिंदे द्वारा गुलाम कादिर को क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया है और मराठा उन्हें लेकर के चले भी गए हैं, ठीक। लेकिन ये बात शाह आलम द्वितीय को क्या कर रही है, बहुत बुरी लग रही है कि ऐसा व्यक्ति जिसने मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा किया, मुझे अंधा कर दिया, उसकी वजह से मेरे परिवार के बहुत सारे लोग मर गए और उसकी वजह से मेरे परिवार के बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर लिया, ऐसा व्यक्ति जीवित क्यों है। तब जब ये बात उन्हें बहुत बुरी लगती है, तब शाह आलम द्वितीय एक पत्र लिखते हैं। किसको पत्र लिखते हैं, शिंदे को, ठीक है, महाजी शिंदे को एक पत्र लिखते हैं शाह आलम द्वितीय। उस पत्र में वो लिखते हैं कि अगर मुझे गुलाम कादिर की आंखें नहीं मिली तो मैं मक्का चला जाऊंगा और वहां पर भिखारी का जीवन जीऊंगा, जब तक जीवित रहूंगा भिखारी का जीवन जीऊंगा। जब ये लेटर महाजी शिंदे को मिलता है तब वो उसकी आंखें निकाल लेते हैं, ठीक है, गुलाम कादिर की आंखें निकाल लेते हैं, ऊपरी होठ काट लेते हैं, नाक काट लेते हैं, कान काट लेते हैं, एक ताबूत मुंह से रखा जाता है और शाह आलम द्वितीय के पास भेज दिया जाता है। और धीरे धीरे फिर समय समय पर कुछ न कुछ अंग काट करके भेजा ही जाता है, बार बार। और एक समय ऐसा आता है कि उसकी गर्दन काट करके उसे लटका दिया जाता है, मथुरा के एक पेड़ पर लटका दिया जाता है और फाइनली गुलाम कादिर का चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आइए इसे देख लेते हैं। गुलाम कादिर कुछ समय तक मराठा हिरासत में रहे मगर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, ठीक। 28 फरवरी 1789 को महादजी शिंदे को शाह आलम द्वितीय का एक पत्र मिला जिसमें गुलाम कादिर के आंखों की मांग की गई। ऐसा ना करने पर यह भी कहा गया कि शाह आलम मक्का चले जाएंगे और वहां भिखारी का जीवन बिताएंगे। इस पत्र के बाद महादजी शिंदे ने उसके कान, नाक, जीभ, ऊपरी होठ कटवाकर एक ताबूत में रखवाकर बादशाह के पास भेज दिया। इस प्रकार गुलाम कादिर का अंग भंग जारी रहा और आखिर में एक दिन उसका सर काटकर 3 मार्च 1789 को मथुरा में एक पेड़ पर लटका दिया गया। तो फाइनली गुलाम कादिर का जो की जीवन लीला थी वो समाप्त हो गई। गुलाम कादिर एक हवा की तरह आए और तूफान की तरफ से मुगलिया सल्तनत से चले गए, लेकिन बहुत सारे बदलाव जो गुलाम कादिर की वजह से हुए और बहुत सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं मुगलिया सल्तनत को परेशान करने वाले शासकों में से रहे। मुगल काल का जो अगला शासक है जिसे हम पढ़ेंगे वो अकबर शाह द्वितीय है, ठीक है, अकबर शाह द्वितीय है जिसे हम लोग क्या करेंगे कल पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है वो आखिरी शासक आएगा बहादुर शाह द्वितीय। ये अकबर शाह द्वितीय कौन है, ये अकबर शाह द्वितीय वही हैं जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं। तो इसलिए भी ये कहीं न कहीं इतिहास में बार बार ये प्रश्न आते हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो इसी अकबर शाह द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। तो मुगलिया सल्तनत अब हम समाप्त करने के कगार पर हैं। कल अकबर शाह समाप्त हो जाएंगे और परसों बहादुर शाह जफर समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान हमने बाकी घटनाओं का परिप्रेक्ष्य नहीं लिया है कि बाकी समय में क्या चल रहा है। तो बाकी समय में भी क्या क्या चला, यानी 1707 से औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के, वैसे तो हमने जब मुगल वंश को शुरू किया था यानी 1526 से, तो उस समय से लेकर के हम बस मुगलों को पढ़ते चले आए। तो उनके बाद उनके बाहर भी तो कुछ घटनाएं हो रही थी। तो ये घटनाएं बहादुर शाह जब औरंगजेब तक तो बहुत कम थी, क्योंकि बाहरी घटनाएं भी कहीं न कहीं मुगलों से ही प्रेरित थी। लेकिन 1707 के बाद बाहरी घटनाएं मुगलों से प्रेरित नहीं थी, वो फिर अलग घटनाएं घट रही थी। तो 1707 के बाद क्या हो रहा था, या 1707 से पहले भी क्या चल रहा था, किस प्रकार मराठाओं का उदय होता है, किस प्रकार वो अपनी ताकत को बढ़ाते हैं और किस प्रकार फिर वो आकर के धीरे धीरे मराठा सिमट जाते हैं। तो अब मुगलों के समाप्त करने के बाद हम मराठाओं को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर मराठाओं के बाद देखा जाएगा कि हम लोग किसको पढ़ते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम लोग अकबर शाह द्वितीय के साथ जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। आज के लिए इतना ही। गुलाम कादिर। नमस्कार।